एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक परी लोक में रहा करती थी। सिंड्रेला परी को पृथ्वी लोक पर घूमने जाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अक्सर अपने परिलोक से पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती थी। पृथ्वी पर आकर सिंड्रेला परी समंदर के किनारे बैठकर आराम करती थी। विशाल समंदर की आती जाती लहरों को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन सिंड्रेला परी की दोस्ती यश नाम के एक जल पुरुष से हो जाती है। दोनों रोजाना एक दूसरे से बातें किया करते थे। इसके बाद सिंड्रेला परी रोजाना पृथ्वी पर आती। फिर यश और सिंड्रेला दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते थे। इस तरह धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी यश बोला, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कब होता है? प्लीज मुझे बताओ। मेरा बर्थडे 14 फरवरी को होता है। क्या तुम मुझे बर्थडे पर कोई गिफ्ट दोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं उस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? अभी तो हमें बातें करते हुए केवल 1 ही घंटा हुआ है। दरअसल मैं 24 घंटे में केवल 1 ही घंटा पानी से बाहर रह सकता हूँ। अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा बाहर रुकूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर हम शादी के बाद साथ कैसे रहेंगे? मैं तो पानी में नहीं रह सकती हूँ ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने सुना है काले जादू से ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर कल मिलते हैं। फिर क्या था, उसके बाद यश समंदर में कूद जाता है, लेकिन श्रेया नाम की एक जल परी ये सब कुछ देख लेती है और वो तुरंत ही जल परी जाति के मंत्री के पास पहुंच जाती है और यश की शिकायत कर देती है। मंत्री चाचा, आपको पता है यश एक परी से प्यार करता है और तो और वो उससे शादी भी करने जा रहा है। उसने ऐसा करके जल परी जाति के नियमों को तोड़ा है। अगर वो ऐसा कुछ करने की सोच रहा है तो उसे जरूर सजा मिलेगी। चलो यश के पास चलते हैं। उधर धरती के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं, लेकिन कंचन को वैलेंटाइन डे पसंद नहीं था, इसीलिए वो वैलेंटाइन डे वाले दिन भीड़ भाड़ से दूर समंदर के किनारे आकर बैठ गई थी। जब कंचन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि समंदर के किनारे रेत पर एक जल पुरुष बेहोश पड़ा था। फिर कंचन उसे खींचकर समंदर में ले जाती है। वो जल पुरुष और कोई नहीं था, बल्कि यश ही था। होश में आने के बाद यश समझ जाता है कि इसी लड़की ने मेरी जान बचाई है। फिर वो उससे बोला, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक परी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए जल परी जाति के लोगों ने मुझे जात से निष्कासित कर दिया और मुझे मरने के लिए उन्होंने समंदर से बाहर फेंक दिया। ऐसा तो होता ही है, जमाना हमेशा से प्यार का दुश्मन रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं 1 घंटे से ज्यादा पानी से बाहर नहीं रह सकता और मेरा यहाँ समंदर में रहना भी ठीक नहीं है। अगर किसी ने मुझे फिर से समंदर में देख लिया तो वो फिर से मुझे समंदर के बाहर फेंक देंगे। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकती हो और फिर अपने बाथटब में मुझे डाल देना? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर वाले तुम्हें घर में रखने से मना कर देंगे और मेरा बाथटब भी बहुत छोटा है। प्लीज मेरी मदद कर दो। तुम बड़ा वाला बाथटब खरीद लेना और उसे अपने रूम में रखकर पानी भर देना। प्लीज मेरी मदद कर दो और हमारे प्यार को बचा लो। फिर क्या था, कंचन मान जाती है। फिर कंचन यश को एक ट्रॉली में लेटाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद वो बाजार से एक बड़ा बाथटब खरीद लाती है
और उसमें पानी भरकर यश को अपने रूम में रख लेती है। यश, तुम प्लीज थोड़ा धीरे से बात करना, क्योंकि अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अब आगे क्या करना होगा, प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारे पड़ोस के गांव में एक जादूगर रहता है। वो काला जादू बहुत अच्छे से जानता है। अगर वो समावित के मंत्रों का उच्चारण करके मेरी और सिंड्रेला परी की शादी कर दे तो मैं एक इंसान बन जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, सिंड्रेला परी है कहाँ और वो कहाँ रहती है? प्लीज मुझे बताओ। सिंड्रेला परी के अभी जादुई एग्जाम्स चल रहे हैं। वो 7 दिन बाद ही आएगी। अच्छा ठीक है, तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन 5 ही दिन बीत पाते हैं और छठे दिन कंचन के पिता कंचन के रूम में एक जल पुरुष को देख लेते हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बेटा, ये तुम किसे उठा लाई हो? इसे घर से फौरन बाहर निकालो। पूरे घर में मछली की बदबू आ रही है। पापा प्लीज इसे 2 दिन यहाँ पर रहने दीजिए, वरना ये मर जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ये मरे या जिए, इसे घर से बाहर निकालो, अभी के अभी। मजबूरी में कंचन को यश को अपने घर से बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन 1 घंटे के बाद ही यश बेहोश होने लगता है। अरे अब मैं क्या करूं? यहाँ पर कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है। यश की सांसें रुकने ही वाली होती है, लेकिन तभी सिंड्रेला परी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी से एक बाथ-टब में पानी भर देती है और यश को उसमें डाल देती है। तब यश को होश आ जाता है। अरे मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम आ गई। और तुम्हारी जादुई शक्तियों के एग्जाम का क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए अपनी जादुई शक्तियों वाले एग्जाम को छोड़ दिया। अब चिंता की कोई भी बात नहीं है। भला तुम्हें खोकर मैं शक्तियों का क्या करती? फिर कंचन, सिंड्रेला परी और यश तीनों जादूगर के पास पहुंच जाते हैं। जादूगर यश और सिंड्रेला परी की शादी कर देता है। शादी होते ही यश एक इंसान के रूप में बदल जाता है। कंचन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मेरे यश की जान बच पाई है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक वरदान देती हूँ। अब जब भी तुम हंसोगी, तुम्हारे मुंह से एक हीरा निकलेगा। जादुई वरदान पाकर कंचन बहुत खुश हो जाती है। फिर सिंड्रेला परी और यश परी लोक में जाकर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शीलापुर गांव में आकाश अपनी पत्नी प्रमीला और अपनी बेटी सुरभि के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। आपस में बहुत ही प्रेम से वो सभी लोग रहते थे। आकाश की एक फैक्ट्री थी जो गांव के बाहर एक बड़े से शहर में थी। आकाश की फैक्ट्री में बहुत सारे सुंदर सुंदर चमचमाते हुए अलग अलग प्रकार के लहंगे थे। आकाश की फैक्ट्री बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमेशा बहुत ही भीड़ रहती थी। आकाश अपनी फैक्ट्री में कुछ लड़कों को काम पर रखता है और वो लड़के लोगों को लहंगा दिखाया करते थे। पसंद आने के बाद फैक्ट्री के काउंटर पर बिल बनवाते थे। आकाश की पत्नी प्रमीला बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी। वो अपने घर पर सभी काम किया करती थी और बाद में अपने पति आकाश की फैक्ट्री में मदद भी किया करती थी। आकाश की बेटी सुरभि स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और वो अभी केवल 8 वर्ष की ही थी। सुरभि भी बहुत ही होशियार और चतुर लड़की थी। वो किसी से भी हार नहीं मानती थी और क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह प्रमीला घर के काम कर रही होती है। ओ माय डियर वाइफ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे अपने काम के लिए निकलना है। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देरी हो रही है। जी आप टेबल पर बैठिए, खाना बिल्कुल तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। प्रमीला टेबल पर खाना लगा देती है।
तभी उसकी बेटी सुरभि भी खाने की टेबल के पास आ जाती है। गुड मॉर्निंग डैडी एंड गुड मॉर्निंग मम्मी। नाश्ते में क्या बना है? आज मुझे जल्दी से दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अरे, दोनों बाप बेटी घोड़े पर सवार हो। जरा सी देर नहीं हुई कि यहाँ से भागने की लगी है। आराम से बैठ जाओ। आज मैंने खाने में चीज सैंडविच बनाई है और तुम दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया है। इस तरह वो तीनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सुरभि अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और आकाश अपनी फैक्ट्री पर काम करने के लिए निकल जाता है। फिर प्रमीला भी घर के सारे काम खत्म करके आकाश की फैक्ट्री में जाती है। दोपहर को जब सुरभि स्कूल से वापस आती है तो वो अपनी पढ़ाई करती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। फिर शाम हो जाती है। शाम को जब प्रमीला और आकाश दोनों फैक्ट्री से घर आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि आकाश की फैक्ट्री बहुत फेमस थी तो आसपास के लोग आकाश को पहचान लेते हैं और वो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके घर पर पहुंचते हैं। जब पड़ोस के लोग सुरभि के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुरभि घर के बाहर आती है। तभी उन लोगों में से एक महिला सुरभि को सारी बात बताती है कि कैसे उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कुछ दिनों तक सुरभि अपने घर में उदास रहती है और बैठे बैठे अपने माता पिता को याद करती है। एक दिन सुरभि को अपने माता पिता की याद आती है। वो ठान लेती है कि वो अपने माता पिता की फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगी। अगले दिन सुरभि सुबह नाश्ता करके अपने पिता की फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और वहां पर फैक्ट्री में अपने पिता के द्वारा बनाए हुए लहंगे देखने लगती है। क्योंकि सुरभि अभी बहुत छोटी थी इसलिए सुरभि को बिजनेस करना नहीं आता था तो वो अपने पड़ोस के अंकल का सहारा लेती है। पड़ोस के अंकल जिनका नाम प्रकाश था वो फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में सुरभि की मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और अब सुरभि बड़ी हो जाती है। अब वो अपने पिता का बिजनेस खुद संभाल सकती है तो वो अपने अंकल प्रकाश से कहती है, अंकल आपने मेरे बुरे समय में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता के बिजनेस को खुद ही संभाल लूँ। तो आप अपने लिए कोई अलग काम ढूंढ सकते हैं। अरे बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता आकाश और मैं इस फैक्ट्री के मालिक हैं। हम दोनों ने पार्टनरशिप में ये बिजनेस शुरू किया था और अब तुम मुझे अलग होने के लिए कह रही हो। अरे अंकल, आप ये क्या कह रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है। जरूर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ताकि आप हमारी फैक्ट्री के हिस्सेदार बन सके। मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। देख सुरभि, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री का हिस्सेदार हूँ और अगर तूने मुझे ये हक नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा और तेरी पूरी फैक्ट्री अपने नाम करा लूँगा, समझी? अंकल, आपको जो करना है आप करिए। अगर आपके पास फैक्ट्री के हिस्सेदार होने का कोई भी सबूत है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। प्रकाश एक बहुत ही तेज और चतुर आदमी था। वो नकली पेपर बनवाकर सुरभि को दिखाता है, परंतु सुरभि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो पेपर्स को देखकर समझ जाती है कि ये पेपर्स नकली हैं। वो फोन लगाकर पुलिस को अपनी फैक्ट्री में बुला लेती है और सारी बातें पुलिस को बता देती है। लाओ, फैक्ट्री के पेपर मुझे दिखाओ। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। प्रकाश डर चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाती है।
अब प्रकाश इन सब का बदला सुरभि से लेना चाहता था। वो ठान लेता है कि वो सुरभि से बदला लेकर ही रहेगा। एक दिन सुरभि अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर अपने घर वापस चली जाती है। तभी प्रकाश मौका देखकर उसके लहंगे की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वहाँ से दबे पैर निकल जाता है। जब सुबह सुरभि आकर देखती है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी। वो चारों तरफ से जल रही थी। सुरभि अपनी फैक्ट्री की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है और अपने घर वापस चली जाती है। सुरभि अपने घर पर बहुत उदास रहने लगती है और खाना पीना भी छोड़ देती है, जिसके कारण अब उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन सुरभि सोचती है कि इतनी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा वो अपनी जान ही दे दे और वो छत से कूदने की कोशिश करती है। तभी एक परी आकर उसे रोक लेती है। तुम तो बहुत समझदार लड़की हो सुरभि, फिर तुम ये कायरों वाले काम क्यों कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी से हार मान जाओ। आपको तो सब कुछ पता है परी जी, आप ही बताइए, अपने माता पिता के बिना अकेले इस दुनिया में मैं किसके सहारे जीऊं? यहाँ कदम कदम पर धोखेबाज लोग रहते हैं। सुरभि, तुम बहुत ही नेक दिल की लड़की हो। तुम हमेशा दूसरों की सहायता भी करती हो, इसलिए रानी परी ने मुझे यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। परी जी, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? क्या आप मुझे मेरी फैक्ट्री वापस दिलवा सकती हैं? सुरभि, मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री तो वापस नहीं दिला सकती, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कुछ है। ये लो, ये परी लोग का जादुई विशाल लहंगा है। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, ये लहंगा तुम्हारी सहायता करेगा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे परी लोग जाने में देरी हो रही है। सुरभि उस जादुई लहंगे को देखने लगती है और वो लहंगा बहुत ही बड़ा था, बहुत चमकदार था। सुरभि जब उस लहंगे के घर के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। सुरभि उस जादुई विशाल लहंगे में देखती है कि उसमें कई तरह तरह के लहंगे हैं। ये सब देखकर सुरभि बहुत खुश हो जाती है। तभी उस घर से एक आवाज आती है। सुरभि बेटी, तुम्हारे इस लहंगे के घर में स्वागत है। ये लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, साथ ही साथ ये खाने के लिए तुम्हें स्वादिष्ट भोजन भी देगा और पहनने के लिए सुंदर और अच्छे कपड़े देगा। तुम्हारी सभी जरूरतों का सामान ये जादुई लहंगा तुम्हें देगा। ये सुन और देखकर सुरभि बहुत खुश होती है और उस लहंगे के घर में रहना शुरू कर देती है। उस लहंगे के घर में लगे लहंगे को बेचकर सुरभि बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उस जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी से अपने आगे का जीवन बिताने लगती है। ये कहानी परीलोक की है। परिदेश में रहने वाली जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर स्कूल चलाया करती थी। फिर एक शाम जब वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक भयानक राक्षस उसे रोक लेता है। उस राक्षस का चेहरा दिखने में पूरी तरह से बदसूरत था। मुझे तेरे जैसी ही खूबसूरत परी की तलाश थी। तुझे मार कर मैं अपनी चुड़ैल को तेरा मांस खिलाऊंगा, फिर तेरे शरीर की सारी खूबसूरती मेरी चुड़ैल के अंदर आ जाएगी और वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। राक्षस की ये बातें सुनकर जैस्मिन परी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं एक राक्षस हूँ, मैं बहुत ही मतलबी और बेरहम हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। तेरे रोने धोने का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, समझी?
उसके बाद वो राक्षस जैस्मीन परी को रस्सियों से बांध देता है और उसे जमीन में घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई गुब्बारों से जा रहा परी देश का राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है। अरे ये क्या, ये दुष्ट राक्षस उस मासूम परी को घसीटते हुए ले जा रहा है। मुझे फौरन से उस परी को बचाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से हवा में उड़ते हुए उस राक्षस के सामने आ जाता है। फिर राजकुमार अपनी जादुई तलवार निकालकर राक्षस का रास्ता रोक लेता है। देख राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस परी को छोड़कर यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरा सर काट दूंगा। देख राजकुमार, बड़े दिनों की तलाश के बाद मुझे ये खूबसूरत सी परी मिली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। चल हट जा यहाँ से, वरना मैं अपने पंजों से तेरा सीना चीर दूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आगे आकर मेरा सामना कर। बस फिर क्या था, राजकुमार की ललकार सुनकर राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो राजकुमार पर हमला कर देता है। लेकिन राजकुमार बहुत ही फुर्तीला और बहादुर था। वो राक्षस को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और तलवार के एक ही वार से उसका सर काटकर अलग कर देता है। राजकुमार जी, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये राक्षस मुझे जान से मार डालता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन परी की खूबसूरत आँखों में देखते ही राजकुमार उसके प्रेम में पड़ जाता है। सच में तुम्हारे जितनी खूबसूरत परी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बात सुनकर जैस्मीन परी बहुत खुश हो जाती है। आप जैसे नेक और बहादुर राजकुमार को भला कौन सी परी इनकार कर सकती है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजकुमार जैस्मीन परी को अपने महल में लेकर जाता है। माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। आज मुझे मेरी पसंद की परी मिल गई है। अब मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन जैस्मीन परी को देखते ही रानी परी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नालायक, ये तो रास्ते की कोई भिखारन है। तू इसे मेरी बहू बनाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। अच्छा तो ठीक है माँ, मेरा भी फैसला सुन लो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी परी से करूँगा, वरना मैं महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तभी रानी परी की दासी पल्लवी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। पल्लवी परी की बात सुनते ही रानी परी मुस्कुराने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन मैं तेरी हर बात मानूंगी, क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है। कल ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये सुनकर राजकुमार और जैस्मीन परी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राजकुमार जैस्मीन परी को अपनी जादुई शक्ति से हवा में उड़ाते हुए उसे उसके घर पहुंचा देता है। अब कल शाम को मैं इसी वक्त यहाँ बारात लेकर आऊँगा। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर राजकुमार वापस अपने महल चला जाता है। लेकिन उसी रात जैस्मीन परी से मिलने के लिए रानी परी की दासी पल्लवी परी आती है। सुनो बेटी, रानी परी बहुत ही दुष्ट है। उसने झूठ कहा था कि वो तुम्हारी शादी राजकुमार से करवाएगी। दरअसल वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। रानी परी तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ की कोई भी परी उनका सामना नहीं कर सकती। लगता है अब मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगी।
तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगी। वो दुष्ट रानी परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर जैस्मिन परी राजकुमार को फोन करके उसे सारी बात बता देती है। जैस्मिन परी के कहने पर राजकुमार उसी वक्त जैस्मिन परी के घर पर आ जाता है। फिर पल्लवी परी उन दोनों को परी देश के एक जादूगर के पास ले जाती है। उसके बाद पल्लवी परी उस जादूगर को सारी बात बताकर उससे मदद मांगने लगती है। वो जादूगर बहुत ही दयालु और इंसाफ पसंद था। इसके बाद जादूगर राजकुमार और जैस्मिन परी को उड़ने वाला एक घोड़ा देता है। फिर जैस्मिन परी और राजकुमार उस पर जल्दी से बैठ जाते हैं। तभी जादूगर उनसे कहता है, अब ये घोड़ा तुम दोनों को हवा में उड़ाकर चांद के ऊपर ले जाएगा। वहाँ हम जादूगरों की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सी बस्ती है। मैं अभी वहाँ फोन करके उनको सारी बात बता दूंगा। उसके बाद वो लोग तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर वो जादुई घोड़ा राजकुमार और जैस्मिन परी को लेकर चांद की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो जादूगर चांद पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनियों को फोन करके सारी बात बता देता है। राजकुमार और जैस्मिन परी जब चांद के ऊपर पहुंचते हैं तो सभी जादूगर और जादूगरनियां उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर सारी तैयारी करके वो सभी राजकुमार और जैस्मिन परी की शादी करवा देते हैं। रानी परी जैस्मिन परी और अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उधर जैस्मिन परी और राजकुमार दोनों चांद पर रहते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।